हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे एथिक्स मींस आंसर राइटिंग की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक है, आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। और कल हमने 12 क्वेश्चन किए थे। 12 क्वेश्चन इन द सेंस ये टोटल 20 कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेकंड के फिर 2 क्वेश्चंस दे देते हैं, थर्ड के फिर 2 क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेते हैं। और 4 to 5 इसमें केस स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, एथिक्स के पेपर में मेन चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे तो एथिक्स के पेपर को देखते ही नहीं है कि मतलब बिल्कुल हलवा है। तो उसी के लिए हमने ये सीरीज पहले शुरू की है एथिक्स वाली, कि कम से कम एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाए कि किस टाइप के आते हैं और उसमें हमें किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और इससे पहले हमारी जो GS2 की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट देर इज क्राइसिस ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी, डू यू एग्री विद दिस व्यू, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। इसने बोला है कि ये आर्ग्यू किया जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में वैल्यूज़ की क्राइसिस हो गई है। क्या आप इससे एग्री हो? और नहीं भी हो तो फिर आपको अपने व्यूज़ बताने हैं। और डिस्कस विद एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट देयर इज क्राइसिस ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है, सबसे पहले आपको इसकी कैसे क्राइसिस हो रही है मॉडर्न सोसाइटीज़ में वैल्यू की, सबसे पहले तो ये बताना है, या फिर नहीं हो रही है तो वो बताना है। इस तो हो रही है तो उसके सपोर्ट में पॉइंट्स लिखने हैं, नहीं हो रही है तो उसके सपोर्ट में पॉइंट्स लिखने हैं। डिस्कस विद एग्जाम्पल्स देने हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद उससे पहले आप क्या करोगे, वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है तो आप वैल्यूज़ की डेफिनेशन दे सकते हो, और लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो कि कैसे वैल्यूज़ को इन्हेंस किया जा सकता है, या कैसे हम सोसाइटी में वैल्यूज़ को इनकलकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही आप कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इसमें किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या किया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड ए पर्सन्स एटीट्यूड और पर्पसफुल एक्शन। ठीक है, बेसिक और फंडामेंटल बिलीव्स होती हैं वैल्यू, जो किसी पर्सन के एटीट्यूड और उसके एक्शन को क्या करती हैं, गाइड करती हैं। ठीक है, तो और क्या होती हैं वैल्यूज़ कैन बी, और ये वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, पर्सनल भी हो सकती हैं और कलेक्टिव भी हो सकती हैं। ठीक है, पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती है, पर्सनल वैल्यूज़ आर पर्सनल बिलीव्स होते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और उनको मोरल माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता। कलेक्टिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एज ए होल। ठीक है, और जनरली हर एक मेंबर जो है हर एक मेंबर के लिए इसमें गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, पर्सनल वैल्यूज़ और कलेक्टिव वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ आर बिलीफ, मतलब बेसिक और जो फंडामेंटल बिलीफ्स किसी भी पर्सन के एटीट्यूड के और उसके एक्शन के, वो किस टाइप का उसका एटीट्यूड होगा और किस टाइप का उसका एक्शन होगा, उसके लिए जो बिलीफ्स होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ 2 टाइप की हो सकती हैं, पर्सनल भी हो सकती हैं और कलेक्टिव भी हो सकती हैं। पर्सनल वैल्यूज़ जो किसी एक पर्सन के राइट और रॉन्ग के बारे में बताती हैं, उसके पर्सनल बिलीफ्स के बारे में, और कलेक्टिव वैल्यू जो सोसाइटी एज ए होल की बिलीफ्स के बारे में बताती हैं, और वो हर एक मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो देखो जो भी अभी क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो ना, जो अभी हो रहे हैं उनकी डेफिनेशंस आप यहाँ से याद कर सकते हो। जो मतलब टोटल 5 टेस्ट होंगे तो आपको क्या होगा ना, कम से कम 50 to 60 टॉपिक्स ऐसे हो जाएंगे आपके कि जो आपको याद हो रखे होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जब आप एथिक्स की बुक उठाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि जैसे कि वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ की आपको डेफिनेशन हो गई यहाँ से याद। ठीक है, फिर आप अगला याद करो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये आर्ग्यू किया जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में वैल्यूज़ की क्राइसिस हो गई है, तो उसी को उन्होंने कनेक्ट किया है कि आर्ग्यू किया जाता है कि वैल्यू का क्राइसिस हो रहा है। तो क्राइसिस की जगह इन्होंने एक और वर्ड लगाया, डिग्रेडेशन। ठीक है, और ये कई जगह हमें दिखता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, वॉयलेंस होता रहता है स्टेट के द्वारा भी और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी, क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन, डिलिंक्वेंसी अमंग यूथ, पॉलिटिकल करप्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ के इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके दिए क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ के इसने एग्जाम्पल दिए, उस वैल्यू को सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो क्राइसिस ऑफ वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, मतलब किन फैक्टर्स के कारण वैल्यूज़ का क्राइसिस हो रहा है। तो फिर उसने उस चीज़ के बारे में बताया, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हमारी राइज हो रही हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म राइज हो रहा है, मोरल एजुकेशन का लैक है, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, फैक्टर्स हैं जो वैल्यूज़ की क्राइसिस में वो को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि राइज ऑफ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ का मतलब क्या है, मॉडर्न सोसाइटी जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है तो उसके कारण क्या होता है, तो लोग अपनी कंजप्शन के बारे में, अपने जो उसमें यूज़ होता है
अपने मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहे उनको अनएथिकल मीन्स भी यूज़ करने पड़े तो वो उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, करप्शन भी करते हैं, ठीक है। फॉल्स सेंस ऑफ सोशल स्टेटस के लिए मान सकते हो। इंडिविजुअलिज्म, पता है कि किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने अपने बारे में सोचना। लेक ऑफ मॉरल एजुकेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, तो उसमें वैल्यूज सिखाई जाती थी, ग्रैंड पेरेंट्स का सुपरविजन रहता था। लेकिन अभी बहुत पेरेंट्स वर्किंग है तो चिल्ड्रंस जो है उनमें ना डिसिप्लिन आ पाता है, ना मैनर्स आ पाते हैं, ना वैल्यूज आ पाती हैं, ठीक है। तो वही है। तो लास्ट में इन्होंने क्या लिख रखा है, लास्ट में इन्होंने लिख रखा है कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, जो करंट क्राइसिस है, वैल्यू सिस्टम की जो क्राइसिस है, उसको काउंटर करने के लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के लेवल पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो क्योंकि जो फैमिली होती है वही सबसे पहली, मतलब फैमिली या फिर माँ जो होती है वहीं से सबसे पहले वैल्यूज़ इनकलकेट होना बच्चे में स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ से सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो स्कूल है, एजुकेशन सिस्टम में भी जो मोरल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसको, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम लाया गया, ऐसे ही वैल्यूज़ का या फिर जो एथिक्स का करिकुलम है वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्टली कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनको भी मतलब अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, अपने कंडक्ट में हाई रखने चाहिए, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके जनरल पब्लिक के लिए कि ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पे लास्ट में, क्या बताया, वे फॉरवर्ड, कि अगर क्राइसिस हो भी रही है, इन फैक्टर्स के कारण हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो वैल्यूज़ ऑफ क्राइसिस ना हो। प्राइमरी सोशलाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम में मोरल एजुकेशन को डाल सकते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और पॉपुलर जो लीडर्स हैं वो हाई एथिकल कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हाई एथिकल कंडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण जिससे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो का क्राइसिस कम होगा, ठीक है, कम ही होगा, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज़ें, ये क्राइसिस रुक जाएगा। तो देखो हमने ये आर्ग्यू कर लिया कि क्राइसिस ऑफ वैल्यू हो रही है। हमने क्राइसिस, पहले वैल्यूज़ की डेफिनेशन लिखी, फिर उसमें बताया कि पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती है, कलेक्टिव वैल्यूज़ क्या होती है, फिर हमने एग्जांपल बताया कि क्राइसिस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, फिर हमने बताया कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि आप उससे एग्री हो कि नहीं हो, ये तो हमने बताई दिया उसी में कि उसके फैक्टर्स क्या हैं। फिर हमने एग्जाम्पल से भी बताया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, उसके वे फॉरवर्ड दिया। क्या दिया? वे फॉरवर्ड दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप जो ये है ना, राइज ऑफ मटेरियलिस्टिक वैल्यू, ये वगैरह, इनमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से आप एग्जांपल्स लिख सकते हो सोच के, ठीक है। देखना आप एग्जांपल लिखना है इसमें। अब आ जाते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन इम्पार्टिंग वैल्यूज़। फिर आ गया वैल्यूज़, और सोसाइटी का रोल बताना है हमें उसमें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो डिस्कस ए सिचुएशन वेयर इन एक्वायर्ड वैल्यूज लर्न फ्रॉम होम और स्कूल गाइडेड यू इन सिचुएशन ऑफ डायलेमा। इसने बोला है कि कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ जहाँ पे आपने घर से या स्कूल से कोई भी वैल्यूज़ सीखी हो और वो कोई भी टाइप के सामने डायलेमा आया हो और उसमें आपको उन वैल्यूज़ ने गाइड किया हो। तो यही बताना है कि सोसाइटी का रोल क्या है वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने में, और एक सिचुएशन ऐसी बतानी है, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ की तो वैसे ही लिख सकते हो, वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, पर्सनल, वो वाली, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो, फिर आप ये देखो, वेरियस यूनिट्स, वैल्यूज़ के बाद लिख सकते हो कि वेरियस यूनिट्स ऑफ सोसाइटी इम्पार्ट वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन एज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सोशलाइजेशन, प्रिपेयर देम फॉर लाइफ, ठीक है। तो रोल ऑफ सोसाइटी बताना है कैसे है। सबसे पहले सोसाइटी में ही होम आता है, होम एक्ट एज फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, और पेरेंट्स उसके क्या होते हैं, फर्स्ट टीचर्स होते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ लर्निंग तो उन्हीं का वही होता है, तो वहीं से मोरल एजुकेशन और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बच्चे की शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं फैमिली मेम्बर्स के बाद, मतलब जो, चलो होम हो गया, पेरेंट्स हो गया, उसके बाद आते हैं टीचर्स। ये इमीडिएट रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका बिहेवियर बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और फिर वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है, जैसे कि स्कूल में जैसा भी सिखाया जाएगा, जैसे कि किसी कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, तो उतना ही ज़्यादा बच्चे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया, हमारे टीचर्स रोल मॉडल की तरह बिहेव करें। पेरेंट्स सबसे पहले मोरल वैल्यूज सिखाएं और क्या करें, इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करवाएं। फिर आता है हमारा स्कूल में बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, और एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। और वहाँ पे बच्चे बात करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन गैप उनके बीच में नहीं रहता, ठीक है। एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आती है, इंटीग्रेट होते हैं वो वाइडर सोशल ग्रुप से, स्कूल ये काम करता है। फिर एक क्या होता है, एक नेबरहुड भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑपरेटिव नेबरहुड, बच्चे को हेल्प करना, सपोर्ट करना, एक दूसरे को नीड में, वो सिखाता है। उसके बाद जो हारमोनियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, उससे जो बच्चा बहुत सारी वैल्यूज सीखता है। जैसे कि सोसाइटी में अगर हारमोनियस और मल्टी कल्चरल, तो उससे भाईचारे की भावना आएगी, दूसरे रिलीजियस बिलीफ के लिए रिस्पेक्ट आएगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए रिस्पेक्ट आएगी, टॉलरेंस लेवल उसका बढ़ेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और ज़्यादा पुश मिलेगा, ठीक है। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी और हारमोनियस सोसाइटी का ये फ़ायदा है। उसके बाद
बहुत सारी वैल्यूज़ जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, वो लीडरशिप से बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, मतलब जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं उनसे सीखते हैं, डिस्टिंग्विश जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के उनसे सीखते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टूडेंट्स को सिखाया किसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमिलिटी, सेल्फलेस सर्विस, एम्पैथी, इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सुनाया और आज तक बच्चे उनके स्पीचेस को सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो यही चीज़ है कि सोसाइटी कैसे, सोसाइटी में हमारा घर आ जाता है, ठीक है, स्कूल आ जाता है, उसके बाद 3 पॉइंट्स में तो इन्होंने यही लिखा है, उसके बाद हमारा नेबरहुड आ जाता है और नेबरहुड के बाद हमारे मल्टीकल्चरल और हार्मोनियस सोसाइटी आ जाती है और उसके बाद आ जाते हैं हमारे लीडर्स, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इसमें 6 पॉइंट्स में बताया है कि रोल ऑफ सोसाइटी क्या है बच्चे के सोशलाइजेशन में, ठीक है। एक चीज़ इन्होंने नहीं लिखी, आप यहाँ पे वैल्यूज़ की डेफिनेशन लिख सकते हो कि वैल्यूज़ सबसे पहले होती क्या है, क्योंकि इन्होंने पहले क्वेश्चन में लिख दी थी तो आप आंसर में यहाँ भी लिख सकते हो। उसके बाद बताना है कि कोई एक सिचुएशन बतानी है जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ ने आपको डायलेमा में बचाया हो, तो आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, ठीक है। इसने अपने उससे लिखा है, आप इसका एग्जाम्पल देख के आप कहीं भी मतलब जो आपका एग्जाम्पल हो वो लिख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड आई फेस्ड अ सिचुएशन ऑफ डायलेमा। उसने बोला कि मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक डायलेमा फेस किया। मेरा एक क्लासमेट था जिसने स्कूल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गुस्से में आके, और मैंने उसको देखा और फिर उसने मेरे को डराया कि मैं किसी को ना बताऊं नहीं तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। तो उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब मार रखा था वायलेंस से, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको मारता था। और जब टीचर ने ये फाउंड किया कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी है किसी ने, तो स्टार्टिंग में तो मैं बोला नहीं डर के कारण, बट लेटर मैंने ये देखा कि जो एंटायर क्लास है उस पूरी क्लास को सज़ा मिलेगी उस एक बंदे के एक्ट के कारण, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन सबको मतलब फ़ाइन देना पड़ेगा उस डैमेज के कारण। तो फिर मैंने बोला, उसने बोला कि फिर मैंने बोला और कि अगर मैं अपनी आवाज़ को दबाऊंगा तो ये हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं अपने लिए डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसी नहीं है कि मैं गलत के खिलाफ बैठा रहूं या फिर गलत के खिलाफ ना बोलूं, ठीक है। मेरे को सच रहना सिखाया था, ठीक है। लेक ऑफ हाँ, इसने बोला कि लेक ऑफ ऑनेस्टी विल ओनली क्रिएट एंड एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स, कि अगर मैं अब ऑनेस्ट नहीं रहूँगा तो क्या पता आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएं। इसलिए मैंने जो प्रिंसिपल था या जो टीचर था उसको ट्रूथ बताया और पूरी क्लास को बचा लिया उस ब्लेम से, क्योंकि ये किसके कारण हुआ, जो वैल्यूज़ मैंने सीखी थी ऑनेस्टी की, सच बोलने की, ठीक है, ट्रूथफुलनेस की, होम से स्कूल से ओवर द ईयर्स। 10 जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो स्कूल टीचर्स हैं वो बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, ठीक है, या फिर सोसाइटी भी बहुत सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी चिल्ड्रंस में, जो उसको बाद में कंट्री लाइफ को जीने में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाते हैं उनको, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाते हैं उनको कंट्री का। तो देखो ये इसने अपना एग्जाम्पल दिया, आपका कोई एग्जाम्पल हो जहाँ पे ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ और आपने कुछ मतलब अच्छा किया हो, ठीक है, तो आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, सोसाइटी, किसी के बारे में भी आ सकता है कि वैल्यूज़ कौन कैसे देता है, ठीक है। और वैल्यूज़ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको बताने चाहिए कहाँ पे उन वैल्यूज़ ने आपको हेल्प किया, 1-2 एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, फॉर ए पब्लिक सर्वेंट टू फुलफिल हिज एथिकल ऑब्लिगेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट देयर बी नो डाइकोटोमी बिटवीन हिज पर्सनल एथिक्स एंड पब्लिक एथिक्स एनालाइज। उसने बोला कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी एथिकल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए उसकी पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स के बीच में। तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी है, उसकी पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में लिखोगे क्या, ठीक है, किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी एथिकल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए उसकी पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स के बीच में। तो देखो सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट कर रखा है वो कर रखा है पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स। आप इन्हीं की क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक एथिक्स और पर्सनल एथिक्स की आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए, वाई नो डाइकोटोमी एग्जिस्ट, क्यों नहीं होनी चाहिए डाइकोटोमी, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप उसको डिफाइन करो, उसके बाद बताओ क्यों डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। फिर ऐसे बताओ कि डाइकोटोमी हो कहाँ सकती है, समटाइम्स कहाँ कहाँ पे डाइकोटोमी हो सकती है और क्यों नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हो। तो वही इन्होंने लिखा है कि पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं और पब्लिक एथिक्स क्या होते हैं। पर्सनल एथिक्स आर एथिक्स दैट ए पर्सन आइडेंटिफाइज विद रिस्पेक्ट टू पीपल एंड सिचुएशन दैट शी डील्स विद इन प्राइवेट लाइफ। ऐसे एथिक्स जो पर्सन आइडेंटिफाई करता है जब वो पर प्राइवेट लाइफ में डील करता है उसको बोलते हैं क्या, पर्सनल एथिक्स। जैसे कि रिलेशंस विद फैमिली फ्रेंड्स के साथ जब वो जो उसका बिहेवियर होता है वहाँ पे जो एथिक्स काम आते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल एथिक्स। जबकि पब्लिक एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स दैट ए पर्सन में एडहियर टू विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर इंटरेक्शन इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेक्ट करता है किसी से तो वहाँ पे क्या आते हैं, उनके पब्लिक एथिक्स काम आते हैं किसी भी पर्सन के, ठीक है।
इन जनरल क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। इन जनरल बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ इज डब्ल्यूएस वन बिकॉज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ वन इज यूजुअली गाइडेड बाय सेम एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज तो सेम ही होती हैं, चाहे पब्लिक लाइफ हो चाहे प्राइवेट लाइफ हो, ठीक है। हाँ, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी है कि उनमें डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए कि उसकी प्राइवेट लाइफ के जो एथिक्स हैं वो डिफरेंट है और उसके पर्सनल लाइफ के जो एथिक्स हैं वो डिफरेंट है, वो लगभग सेम ही रहनी चाहिए। जैसे कि पब्लिक एथिक्स में कुछ चीज़ें कोर होती हैं, जैसे कि कुछ कोर वैल्यूज होती हैं पब्लिक एथिक्स में, जैसे कि ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, जिसका डायरेक्टली लिंक होता है हमारी पर्सनल कोर वैल्यूज से। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप पर्सनल लाइफ में भी ऑनेस्ट रहोगे और पब्लिक लाइफ में भी रहोगे। अकाउंटेबल हो, अगर आप बाई चांस आप अकाउंटेबल हो, तो अगर आप अकाउंटेबल हो तो पब्लिक लाइफ में अगर आप अकाउंटेबल हो तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे तो वही आप पर्सनल लाइफ के आपके एथिक्स कुछ भी हो, अगर आपके पब्लिक एथिक्स अच्छे हैं तो आप करप्शन कर ही नहीं सकते। अगर ट्रांसपेरेंसी है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। फेयरनेस, इंटीग्रिटी, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पर्सनल एथिक्स के साथ भी ओवरलैप करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हमारी सोशल कंडीशनिंग पब्लिक सर्वेंट की पर्सनल लाइफ में, वो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ को डायरेक्टली वो करती है, क्या इम्पैक्ट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी भी सिविल सर्वेंट का बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन, ठीक है, जैसा बिहेवियर वो अपनी फैमिली में वुमेन के साथ करेगा वैसा ही वो पब्लिक लाइफ में भी करेगा, वैसे ही अपने को वर्कर्स को या फिर कोई भी वैसी जो पॉलिसीज़ बनाएगा उनके तरफ उसका एटीट्यूड तब भी वैसा ही रहेगा। तो आप ये एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा ये आप लिख सकते हो कि उसका जो सोशल कंडीशनिंग है पब्लिक सर्वेंट की वो कैसी हुई है, वो आप इससे पता चला कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, प्रोफेशनल भी रिलेशन जो है वो पर्सनल हो जाते हैं एज वेल, दस डाइकोटोमी शुड नॉट बी देयर टुवर्ड। हाँ, जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है, इफ़ ए सिविल सर्वेंट बिकम फ्रेंड विद हिज कलीग्स, अगर वो फ्रेंड बन जाता अपने कलीग्स के साथ और सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो उसका जजमेंट रिगार्ड, हाँ, तो उसने बोला कि देखो समटाइम्स डाइकोटोमी आती है, जैसे कि समटाइम्स प्रोफेशनल रिलेशन हमारे पर्सनल रिलेशन की तरह बन जाते हैं, ठीक है, हमारे को वर्कर्स हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन तब वो फ्रेंडशिप जजमेंट देने में हमारे काम नहीं आनी चाहिए। मतलब जजमेंट में कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, बेशक से आपके फ्रेंड्स हैं कोई भी, जजमेंट आपको अनबायस्ड होकर ही देना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में। अगर ऐसा होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, गिल्ट आएगा, कन्फ्यूजन होगी, डिसोनेंस होगा माइंड में। जैसे कि हाँ, जब कोई पब्लिक सर्वेंट को कम्युनल क्लासेस के साथ डील करना पड़ता है। कम्युनल क्लासेस मतलब देखो उसके पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में दोनों में डाइकोटोमी आ जाती है। बाई चांस किसी पब्लिक सर्वेंट का रिलीजन कुछ है, लेकिन बाई चांस अगर वो प्रोफेशनल एथिक्स में है तो उस प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बाई चांस उसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वॉयलेंस का यूज़ करना पड़े, ठीक है, कुछ लोगों पे, लेकिन तो वो उसके पर्सनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स के वो है तो उसको क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, गिल्ट होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दस देयर कैन नॉट बी एनी डाइकोटोमस रिलेशनशिप बिटवीन द टू एथिक्स प्रमोट्स ए वर्चुअस लाइफ। हाँ, कोई भी डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए, इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ। तो एथिक्स इन पब्लिक लाइफ प्लेसेस ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पब्लिक लाइफ में एथिक्स होना एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोर डिमांडिंग है, क्योंकि पब्लिक लाइफ में हमेशा हम पर्सनल एथिक्स को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि पर्सनली एक डॉक्टर फील कर सकता है कि अबॉर्शन मॉरली रॉन्ग है, हाउएवर उसको अबॉर्शन करना पड़ेगा अगर बाई चांस किसी की उसको लाइफ बचानी है उस प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से, ठीक है, बेशक से वो रॉन्ग है अबॉर्शन करना। तो सच ए डायलेमा आर नेचुरल, ऐसे डायलेमा नेचुरल होते हैं और दोनों के बीच में लाइन खींची होनी चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में। हाँ, और उनको रिजोल्व किया जा सकता है पर्सनल लाइफ को अलग करके, पब्लिक लाइफ को अलग करके और प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करके। मतलब मेनली जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है वही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें पर्सनल एथिक्स और उसके बारे में आपने कर लिया है। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन दी, उसके बाद आपने बताया कि कैसे कैसे डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन दे दिया। अब आ जाते हैं सेकंड पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट ओनली ए बुलवाक अगेंस्ट करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो स्ट्रेंथन मोरल स्टैंडर्ड्स इन गवर्नेंस डिस्कस। ट्रांसपेरेंसी केवल बुलवाक नहीं है करप्शन के अगेंस्ट, बट वो मोरल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं गवर्नेंस में उनको भी स्ट्रेंथन करती है, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कि मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन को तो वो करती ही है, साथ में वो मोरल स्टैंडर्ड को भी स्ट्रेंथन करती है। 2 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की आपको डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है। उसके बाद बताना होगा कि ये करप्शन के अगेंस्ट कैसे बुलवाक है, ठीक है। उसके बाद बताना होगा ये मोरल स्टैंडर्ड्स को कैसे इन्हेंस करती है, स्ट्रेंथन करती है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट उसका हर एक आंसर दे दिया हमने, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या दी डेफिनेशन ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है?
नॉट मतलब ट्रांसपेरेंसी ब्रॉड सेंस में अगर बात करें तो केवल ओपननेस, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट ऑल्सो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड प्रायोरिटीज अकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिसी मेकिंग। मतलब गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी देती है उसको भी ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या फैसिलिटेट करती है? प्रेडिक्टेबल एंड इम्पार्शियल मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या हो जाता है? प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, इम्पार्शियल मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लॉज का इंप्लीमेंटेशन होता है, रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन होता है गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, ठीक है। तो ये दी है इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की पूरी डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद ये करप्शन को कैसे प्रिवेंट करती है? क्योंकि ये ओपननेस लाती है डिसीजन मेकिंग में। अगर ओपननेस होगी तो पब्लिक स्क्रूटनी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की, जिससे कि पावर को मिसयूज करने के चांसेस पब्लिक सर्वेंट्स के बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करती है, ठीक है, जैसे कि नेपोटिज्म को मिनिमाइज करती है, रेपटेपिज्म को मिनिमाइज करती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आरटीआई जो है उसने यही काम किया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है? सिटीजन्स को मोर अवेयर बनाती है, सिटीजन्स के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेज रख पाते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के बिहेवियर पे, ठीक है। तो जैसे कि राइट टू सर्विस डिलीवरी अंडर सिटीजन चार्टर दिया गया है। उसके बाद सोशल ऑडिट हो गया, ठीक है, आरटीआई हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो गई। ये सारी चीज़ क्या है? ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस कर रही हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस कर रही हैं, और इससे स्क्रूटनी बढ़ती है, पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ती है, ओपननेस बढ़ती है, मिसयूज़ के पावर चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये मोरल स्टैंडर्ड को कैसे इन्हेंस करती है? क्योंकि देखो सबसे पहले मोरल स्टैंडर्ड कैसे इन्हेंस हुआ कि ये जो है ये पब्लिक ट्रस्ट को इंक्रीज करती है, पब्लिक ट्रस्ट जो गवर्नेंस में होता है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंगिंगनेस थोड़ी बिहेव करती है, तो इससे हाई इंटीग्रिटी, प्रोबिटी आती है पब्लिक सर्वेंट्स में। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाती है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी मेकिंग होती है, किसी बायस्ड वो नहीं होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये इससे भी हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स में हमारी ऑब्जेक्टिविटी भी तो आती है, और इससे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनेस्टी के साथ काम करता है, प्रोएक्टिवनेस के साथ काम करता है। तो इससे हमारे ये सारे जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं ये इंक्रीज होते हैं। तो वही है, अगर जैसे ही हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स ट्रांसपेरेंसी के कारण जो इंक्रीज होते हैं उससे लेजिटिमेसी बढ़ती है हमारी गवर्नमेंट एक्शन की, मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्शन करती है उसकी लेजिटिमेसी बढ़ती है, ठीक है। रैशनैलिटी आती है पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में, वर्क कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करती है, एक्सीलेंस लाती है, कंपैशन लाती है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, और इंटीग्रिटी को एलिवेट करती है, ठीक है। तो हाँ, ये लास्ट में इसने बड़ी अच्छी चीज़ बोली है कि ट्रांसपेरेंसी केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बन जाएगी जब तक उसको अकाउंटेबल ना बनाया जाए। तो वही है, जब गवर्नेंस को अकाउंटेबल भी बनाया जाएगा विद ट्रांसपेरेंसी, तब गुड गवर्नेंस आ पाएगी, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों क्या है? म्यूचुअली रिनफोर्स ईच अदर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, और अकाउंटेबिलिटी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लिख सकते हो। डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना, आपको डेफिनेशन लिखनी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है दोनों वो लिखनी है, और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मोरालिटी इज नाइदर डिवाइन कमांड्स नॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ थॉट, रादर प्रैक्टिसेस डेवलप्ड बाय ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स स्ट्राइविंग टू अवॉइड म्यूचुअली हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। कमेंट। मोरालिटी के बारे में बताना है सबसे पहले, मोरालिटी है क्या, ठीक है, उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। और फिर दूसरा उसने बोला है कि ये नाइदर तो डिवाइन कमांड है और ना ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल थॉट है, ठीक है। तो ये भी हमें बताना है, ठीक है, इसको भी हमें वो करना है, डिफाइन करना है। फिर हमें बताना है कि ये कैसे ह्यूमन बींग्स की प्रैक्टिसेस डेवलप्ड बाय ग्रुप, कैसे है ये प्रैक्टिसेस डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स, कैसे है मोरालिटी, फिर हमें ये बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उस पर क्या कर देना है? कंक्लूड कर देना है। यही तो सारा है। देखो ये सेम इसने प्रोसेस यूज़ कर रखी है। सबसे पहले मोरालिटी की इसने डेफिनेशन दी है। मोरालिटी क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स टू हेल्प गाइड पीपल अबाउट राइटियसनेस और रॉन्गनेस ऑफ ए एक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं किसी पर्सन को गलत या रॉन्ग, जो उनका एक्शन लेते हैं वो राइट और रॉन्ग ले रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ, ये क्लेम किया जाता है कि जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिवाइन कमांड होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स पे एवरीवेयर। तो डिवाइन जो कमांड थ्योरी है वो बोलती है कि जो मोरालिटी है वो अल्टीमेटली कमांड्स ऑफ या कैरेक्टर्स ऑफ गॉड पे बेस होती है, ठीक है। और जो मोरली राइट एक्शन होता है वही भगवान बोलते हैं कि सबसे अच्छा एक्शन है। सो इस थ्योरी के फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स हैं, क्यों हैं, मतलब वो हमें ये बताना है ना कि इट इज़ नाइदर डिवाइन कमांड, ये डिवाइन कमांड नहीं है। तो डिवाइन कमांड थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमने बता दिया कि डिवाइन कमांड थ्योरी क्या बोलती है कि जो भगवान बोलते हैं मोरलिटी वही है, जो भगवान बोलते हैं मोरल एक्शन, जो एक्शन भगवान बोलते हैं वही मोरल एक्शन है, ठीक है। तो वह डिवाइन कमांड थ्योरी। इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है कि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट परसेप्शंस हो सकते हैं मोरलिटी के बारे में, कोई अलग अलग उसको मान सकते हैं। जैसे कि कुछ रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस को, लेकिन कुछ तो नहीं करते, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो कि जो ये परसेप्शन है मोरालिटी का अलग अलग रिलीजन में अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
तो अगर वही है कि अगर भगवान का जो डर है वो हमारे एथिकल डिसीजंस में आएगा, ठीक है, तो वही क्या हो गया, तो डिसीजन जो ले रहे हैं वो तो कोर्सडमन हो गया, फोर्सफुल डिसीजन हुआ रादर देन एथिकल डिसीजन, ठीक है। अगर भगवान ही ऐसा बोल रहे हैं तो उस डिसीजन को तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता ना, उस मोरालिटी को। तो बाई चांस कोई गलत भी कर रहा है तो उसको तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ है, वो तो डर के कारण हुआ, ना कि एथिकल डिसीजन हुआ हमारा। और दूसरी चीज़, अलग अलग जो रिलीजन है वो अलग अलग परसेप्ट कर सकते हैं। एक और थ्योरी है कांतियन थ्योरी, क्या बोलती है कि जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रेशनल होते हैं और उन्हें कहीं भी अप्लाई किया जाएगा तो वो सेम ही रहेंगे, यूनिवर्सल होते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। कांतियन ने बोला कि जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अडल्ट्री के इशू से डील कर रहे हो, होमोसेक्सुअलिटी, अबॉर्शन, वुमेन राइट्स, तो बहुत सारों ने अपनी जो डेफिनेशन है मोरालिटी की वो ओवर द टाइम चेंज की है, ठीक है। मतलब सब में ये अब यूनिवर्सल होते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ की, ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। तो वही है, यही सारी चीज़ें इन्होंने बोली गई हैं। देयर आर अप्रोचेस विच आर्ग्यूज दैट मोरल प्रिंसिपल्स आर इन फैक्ट, हाँ देखो इसने ना ये बोला कि यूनिवर्सल है, कांतियन थ्योरी ने बोला कि ये यूनिवर्सल है, लेकिन उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं है। कहीं पे तो होमोसेक्सुअलिटी को सही माना जाता है और कहीं पे गलत माना जाता है। तो ये चीज़ नहीं है कि सारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं है। तो ये इसने इसका एक्सेप्शन दे दिया, ठीक है, एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे इसने इसका एक्सेप्शन दे दिया। तो ना तो वो यूनिवर्सल है और ना ही वो डिवाइन कमांड है जो मोरल वैल्यूज़ है। उसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि मोरल सब्जेक्टिविज्म भी इसको डिफाइन करता है, एथिकल इगोइज्म भी डिफाइन करता है और कल्चरल रिलेटिविज्म भी इसको डिफाइन करता है। मोरल सब्जेक्टिविज्म इसको कैसे डिफाइन करता है कि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिविजुअल ने खुद ने ही ड्राइव किए हैं अपनी ही सोच से, ठीक है, उसको बोलते हैं मोरल सब्जेक्टिविज्म, ठीक है। मतलब क्या है, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिविजुअल ने खुद से ही ड्राइव किए हैं। एथिकल इगोइज्म क्या बोलता है कि जो गलत और सही है वो पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट से देखता है, कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको राइट और रॉन्ग वो कैसे होते हैं, कोई भी मोरल्स राइट और रॉन्ग कैसे होते हैं, जो भी वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उसको देखता है। अगर उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो वो सही है, नहीं हो रहा तो वो क्या रॉन्ग है। तो ये चीज़ बोलती है एथिकल इगोइज्म की थ्योरी। उसके बाद कल्चरल रिलेटिविज्म बोलता है कि जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मतलब कस्टम्स होते हैं, उसमें कन्वेंशंस होते हैं, एक्सेप्टेड सोशल कंसेप्ट होते हैं, जो डाइवर्स सोशल ग्रुप जो मानता है वही हमारी मोरल्स वैल्यू बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही सोसाइटी चेंज होती रहती है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म की थ्योरीज ने दी, जैसे हमारा कल्चर होगा वैसे ही हमारे मोरल्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो देखो हमने 5 आज थ्योरी पढ़ ली, डायमंड कमांड थ्योरी, कांतियन थ्योरी, मोरल सब्जेक्टिविज्म थ्योरी, एथिकल इगोइज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि ये मोरालिटी के बारे में क्या बोलती हैं। अब आप लास्ट में कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हो कि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो ओवर द टाइम्स इसके मतलब सोर्सेज चेंज होते रहते हैं, जैसे कि फिलोसफी, रिलीजन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं सब्जेक्टिव हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। इसलिए जो मोरालिटी है वो एक सोशल प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है, जिसका कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है। और वही है कि बिहेविंग मोरली इज़ नॉट ओबेइंग आइदर, मतलब अगर हम मोरली बिहेव करें इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल लॉ है या फिर डिवाइन कमांड है या फिर कुछ भी है। मतलब ये वही है कि हम कंफर्म कर रहे हैं ग्रुप के जो मोरल्स हैं लार्जर सोशल बेनिफिट के लिए, ठीक है। मतलब सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, मोरल्स, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि जो सोसाइटी है उसमें हार्मनी बनी रहे। तो इसे बहुत सारी थ्योरीज इसमें दी गई है मोरल्स के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, उनके एक्सेप्शंस भी याद कर लेना। अब आ जाते हैं थर्ड पे के सेकंड पे, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइट कंडक्ट टोल्ड बाय महावीरा टू अटेन ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंट। उसने बताया राइट कंडक्ट के बारे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लॉर्ड महावीरा ने क्या बताया था, 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि 3 जेवल्स बताए थे जैन एथिक्स के, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है, 3 चीज़ें बताई थी। राइट फेथ या परसेप्शन क्या होता है, रियलिटी को समझना, ठीक है, और वो कहाँ से आता है, राइट बिलीफ से, राइट थिंकिंग से, ठीक है, राइट बिलीफ से, राइट थिंकिंग से, गलत और सही के बीच में वो कर लेना। राइट नॉलेज कहाँ से आती है, फिर होती है हमारी राइट नॉलेज, और राइट नॉलेज से आता है हमारा राइट कंडक्ट, ठीक है, राइट नॉलेज से आता है राइट कंडक्ट। तो ये तीनों है, राइट पहले राइट फेथ, फिर राइट नॉलेज और फिर आता है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट के बारे में उसने बताई हैं 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ें। सबसे पहले नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन टू जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो, और उसके बाद आती है हमारी सेलिबेसी और चैस्टिटी। तो ये 5 चीज़ें आई हैं क्या, एक तो नॉन वायलेंस, नॉन लिख लेना, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट, ये तो क्या है, नॉन है, ये तो नॉन है, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट, और उसके बाद आती है हमारी ट्रूथफुलनेस और सेलिबेसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राइट कंडक्ट में किसने बताई थी, महावीरा ने बताई थी, ठीक है, इनको रट लेना। तो वही राइट कंडक्ट जो महावीरा ने बताया है उससे अल्टीमेटली किसका डेवलपमेंट होता है, वर्च्यूज़ का, कुछ जैसे कि लव, कंपैशन, मोरल स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, सेक्रीफाइस,
ये जितने भी वर्च्यूज़ हैं ये डे टू डे हमारी डायलेमा को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं और किसी भी पर्सन की कंसाइंस को क्या करते हैं, साफ रखने में हेल्प करते हैं। इससे मेंटल पीस आती है, सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंट आता है और अल्टीमेट हैप्पीनेस आती है पर्सन की लाइफ में। ठीक है, तो ये होता है राइट कंडक्ट। तो जो महावीरा ने बताया था राइट कंडक्ट के बारे में 5 चीज़ें, वो आपको रट लेनी है अभी की अभी। ठीक है, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में राइट कंडक्ट के बारे में ये 5 चीज़ें लिख सकते हो। और उसके पहले उसने 3 जेवल्स बताए थे जैनिज्म के, कौन से, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे का पहला पार्ट। ठीक है, डिस्कस द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स इन कैरिंग आउट देयर रोल ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज। उसने बोला कि सिविल सर्वेंट से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, और पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के टाइम पे उनको से कैसा मतलब बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, उसमें कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया गया। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना ही होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसके सबसे पहले रोल के बारे में ही बताना होगा कि देखो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी में, जितने भी पर्सन ऑथोरिटी में होते हैं उनकी जो पावर आती है वो कहाँ से आती है, पीपल से आती है। ठीक है, इसलिए जितने भी पब्लिक फंक्शनरी होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं पीपल के, और गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनका रोल बढ़ना मतलब लोगों की लाइफ में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना। ठीक है, लोगों की लाइफ में उनका इंटरवेंशन ज़्यादा होना, और वो जब लोगों की लाइफ में ज़्यादा मतलब लोगों की लाइफ में जब जितना ज़्यादा वो अपना रोल आता है उनका, तो पॉलिसीज़ उनके लिए वो बनाते हैं। और वो पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, नॉन पार्टीशन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अलग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग गवर्नमेंट और उनके बीच में, ताकि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो अच्छी हो सके। देखो, पब्लिक सर्वेंट और जो पब्लिक है उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उस ट्रस्ट के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एथिकल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होना चाहिए, जैसे कि उनको पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको अपहोल्ड करना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट को। ठीक है, इंटीग्रिटी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिविटी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटेबल होना पड़ेगा उनको पब्लिक के लिए, ऑनेस्ट बिहेवियर उनको शो करना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल उनके पास होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑनेस्ट बिहेवियर, लीडरशिप स्किल, इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो ये सारे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स को शो करने पड़ेंगे अपने बिहेवियर में पब्लिक से डील करते टाइम, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कि वही है, ऑल सिटीजन्स के पे लॉ लगता है, लॉ ऑफ लैंड लगता है, पब्लिक सर्वेंट्स में उनका जो बिहेवियर का स्टैंडर्ड है वो मोर स्ट्रिंजेंट होना चाहिए और ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को लोग परसेप्ट करते हैं, वही मेन लिंक होते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स का इसीलिए एथिकल्स जो वो है ज़्यादा होना चाहिए। और वही है, डिस्कस द स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड डिस्कस करने हैं, वो हमने कर दिए हैं। अब आ जाता है सेकंड पार्ट, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड रीजन देयरइन। उसने बताना है कि गवर्नमेंट क्या क्या इशू फेस करती है और प्राइवेट क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं, दोनों में डिफरेंस बताना है और रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है। तो देखो, इसने 4 चीज़ें बताई गई हैं। एथिकल इश्यूज तो आपको पता ही है, एथिकल डायलेमा क्या होता है, यानी डिसीजन, सिनेरियो और एक्टिविटी जब सोसाइटी के मोरल प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट में होता है उसी को बोलते हैं एथिकल इशू। ठीक है, मतलब राइट चॉइसेस, दो हमारे पास सिचुएशन है, दोनों सही लग रही है, हमें कौन सा मतलब लेना है उसी को बोलते हैं डायलेमा या इशू। ठीक है, तो किस किस चीज़ में डायलेमा हो सकता है, तो सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग में। प्राइवेट सेक्टर में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस चीज़ पे बेस होती है, प्रॉफिट मेकिंग पे, सेल्फ इंटरेस्ट पे, वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखी होती है रादर देन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट नहीं देखते, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो डायलेमा उनका यही हो गया, वो अपना प्रॉफिट मेकिंग के लिए डिसीजन लेते हैं और वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिसीजन लेते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा डिजायरेबिलिटी और वैल्यू जजमेंट। डिजायरेबिलिटी और वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर का जो फंक्शनिंग होती है वो शॉर्ट साइटेड होती है। ठीक है, मेन क्या चाहते हैं वो प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मेनली उनका जो टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, जैसे कि टोबैको बनाना, अल्कोहल बनाना, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, स्ट्रिप, जो भी है, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसको नॉर्मेटिव जो अप्रोच है वो फॉलो करनी पड़ेगी। उनको जो एथिकल इश्यूज है उनको सोल्व करना पड़ेगा। मतलब जो सोसाइटी के बेनिफिट की चीज़ें हैं वही है। अब जो गवर्नमेंट है वो तंबाकू बेचना शुरू नहीं कर देगी, जंक फूड, मतलब ये सारी चीज़ें में पब्लिक सेक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि उनको केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। ठीक है, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। जैसे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उनके लिए प्रायोरिटी होंगे, इंटर जनरेशन इक्विटी उनके लिए प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो वैल्यू जजमेंट उनमें होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर में वैल्यू जजमेंट होगा, जबकि उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे। थर्ड है डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट। डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट क्या है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन पे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है।
ज़्यादा पब्लिक उनको क्रिटिसाइज़ करती है, डिस्क्रिशनरी कोई कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मतलब पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं वो डिस्क्रिशनरी अपनी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर हाई डिग्री ऑफ स्क्रूटनी होती है, क्रिटिसिज्म होता है उनका, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उनको तो कोई वरी करने की ज़रूरत ही नहीं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से वो अपना काम खुद करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट सेक्टर को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ठीक है, प्राइवेट कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, वो बेशक से मतलब गलत प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता, तो उन पे क्वेश्चन उठने लगेंगे, वो क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो पब्लिक सेक्टर है, लेकिन वो हो सकते हैं। तो यही है, तो यही एथिकल इश्यूज़ हैं जो दोनों के बीच में है, और दोनों में डिफरेंस भी हमने बता दिया, पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। इसलिए जो दोनों ही सेक्टर हैं वो कॉमन एथिकल इश्यूज़ और भी है, कुछ सेम भी करते हैं, जैसे कि हैरेसमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस हो गया वुमेन एम्प्लॉयज़ का, गवर्नेंस से रिलेटेड इशू हो गए, सिक्रेसी से, डाटा प्राइवेसी से इशू हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या कॉमन भी हैं, कुछ एथिकल इश्यूज़ जो हैं दोनों में कॉमन भी हैं, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ड्रास्टिकली वेरी करता है। तो बस ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। इश्यूज़ हैं वो तो दोनों में अलग ही हो गए, उसमें और क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरिटी लिख सकते हो, डिफरेंस लिख सकते हो, दोनों कभी सेम तो हो नहीं सकते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ। ओ भाई, पूरे ए बी हर एक क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, तो ये मेन पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, फोर्थ का ए बी, ठीक है। टोटल हम 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ का ए। व्हाट इज द एथिकल बेसिस बिहाइंड द आइडिया ऑफ रेपरेशन फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कमिटेड अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप। ये बोला है कि जो भी क्या होते हैं हिस्टोरिकल रॉन्ग हो रखे हैं, मतलब किसी के साथ पास्ट में जो रॉन्ग किया गया उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसकी मतलब हानि पूर्ति के लिए जो भी किया जाता है, जो उसका आइडिया है क्या वो सही है, क्या वो एथिकल है, तो वो बताना है। तो रेपरेशन क्या होता है, जनरली अंडरस्टूड एज समथिंग ओड बाय प्रिपेटर ऑफ इनजस्टिस टू देयर विक्टिम्स एंड आइडियली इज सपोज टू रिटर्न दिस विक्टिम टू सिचुएशन व्हेन दे वर इन बिफोर जस्टिस अकर्ड। तो ये रेपरेशन का हानि पूर्ति हो गया, मतलब पहले उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी पूर्ति के लिए आज उनको कुछ फेवर्स देना, उसी को बोलते हैं रेपरेशन, ठीक है। अरिस्टोटल ने इसी को क्या बोला था, रिस्टोरेटिव जस्टिस, मतलब जो उनको पहले जस्टिस नहीं मिला अब उसको रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि यूएस में स्लेवरी का कंसेप्ट मान लो, इंडिया में दलित्स का केस मान लो, इनके खिलाफ क्या हुआ था, इनकी डिग्निटी और डिसेंसी मतलब को वोलेट किया गया था हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में उनको क्या किया गया था, उनके साथ इनजस्टिस किया गया था। तो वही चीज़ है, आजकल उनके डिस्क्रिमिनेशन को वो करने के लिए क्या किया जा रहा है, वही है। तो इसमें बोला कि रेपरेशंस आर रिगार्डेड एज सिंबॉलिक जेस्चर दैट शो द विलिंगनेस ऑफ परपेचुएटर, कि अब हम वो इनजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, ये है रेपरेशन का मतलब है, अब हम इनजस्टिस नहीं करेंगे और रिकम्पोज करेंगे उसके लिए, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ रिपरेशन हेल्प इन टेकिंग इंस्टीट्यूशनल प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट रिकरेंस ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग अक्रॉस वेरियस फॉर्म्स लाइक मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन ग्रोथ। रिपरेशन में हेल्प है सोसाइटी विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हेल्प कर सकता है, ठीक है, सोसाइटी एज ए वोल को हेल्प कर सकता है, प्रोसेस ऑफ हीलिंग में हेल्प करता है, रेमिडियल मेजर, मतलब ताकि वो जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको भूल जाएं और आज के टाइम पे वो जी सकें, इसलिए रिपरेशंस होते हैं। तो वही है, एथिकल बेसिस क्या है, रिपरेशन देने का एथिकल बेसिस क्या है, वही चीज़ बोलें कि एक तो उनको डिग्निटी डिसेंसी प्रोवाइड हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आए, ठीक है, और हीलिंग हो उनकी, ठीक है, उनके जो इमोशंस हैं उनकी। वही चीज़ बोलेगी कि आजकल तो जो रेपरेशंस हैं वो हर एक जगह किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रिगार्डलेस ऑफ इवेंचुअल शेप ऑफ इवोल्व्ड डिस्कोर्स एंड पॉलिसी ऑन देयर आर 5 एसेंशियल एस्पेक्ट दैट मस्ट बी एडहियर एंड इंक्लूडेड इन एनी मीनिंगफुल एंड मोरल अप्रोच टू रिपरेशंस। जैसे कि 5 चीज़ें इन्होंने बोली हैं कि रिपरेशंस में होनी चाहिए। पब्लिक एडमिशन, एक तो पब्लिकली एडमिट करो कि येस वी डिड रॉन्ग विद यू। दूसरी पब्लिक अपोलॉजी, एडमिशन के बाद क्या करोगे, आप माफ़ी मांगोगे। उसके बाद पब्लिक रिकॉग्निशन, उस सोसाइटी को पब्लिक में रिकॉग्नाइज करो कि येस यू आर समथिंग, उनको कंपनसेशन दो कि यस उनको कंपनसेशन भी मिलेगा। और फिर इंस्टीट्यूशनल प्रिवेंटिव मेजर, और उसको फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर होने चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करने के लिए ये 5 चीज़ें कैन बी हैपन, क्या, पब्लिक एडमिशन, पब्लिक अपोलॉजी, पब्लिक रिकॉग्निशन, कंपनसेशन एंड इंस्टीट्यूशनल प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को वो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में स्लेवरी के लिए जो था कंपनसेशन दिया गया, ठीक है, जिम क्रो लॉज बाय यूएस गवर्नमेंट, ठीक है,
होलोकास्ट जो सर्वाइवर थे जर्मनी में उनको पेमेंट दी गई, साउथ अफ्रीका में भी पेमेंट दी गई जो अपार्थाइड रेजिम था उसमें। इंडिया में क्या हुआ, मतलब बहुत सारे मेजर्स लिए गए हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के खिलाफ, जैसे कि दलित्स के खिलाफ उनके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया, ठीक है, लॉ बनाया गया SC/ST वाला, ठीक है, तो ताकि आज उनका रिप्रेशन ना हो सके। तो रिकॉग्नाइज हमने उस गलती को किया वो तभी हुआ ना कि जब पहले हमने एडमिट किया, फिर हमने अपोलॉजी भी की, उसके बाद रिकॉग्नाइज किया सोसाइटी को, उसके बाद उनको कंपनसेशन देने की कोशिश की, और उसके बाद एज रिजर्वेशन हमने उनको कंपनसेशन एज रिजर्वेशन दिया, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब लॉज बनाए उनके खिलाफ कि आज अब उनके खिलाफ कुछ भी ना हो सके। तो इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन हम ले सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पॉवर्टी जो स्ट्रिकन डिसऑर्डेंस है उस टाइम के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जस्टिस और इंटरजनरेशनल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें और भी कर सकते हो, अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हो, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये 5 चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि अलग अलग जगह जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं उन्होंने क्या क्या कंपनसेशन दिया है, या फिर मतलब जैसे कि अमेरिका का अब आप पढ़ लो, उन्होंने स्लेवरी के लिए कंपनसेशन दिया, जिम क्रोज लॉ लाए, जर्मनी ने होलोकास्ट के लिए दिया, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रेजिम के लिए दिया, और इंडिया की पॉलिसी आप दलित्स के लिए बता सकते हो, ठीक है। वुमेंस के लिए आजकल बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, उनके लिए खिलाफ बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होगी रेपरेशंस के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रिटी पैक्ट का मतलब क्या होता है ये बताना है और इंश्योर करना है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट का मतलब होता है कोई भी कोई भी जब पब्लिक या फिर गवर्नमेंट कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें करप्शन ना हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। टूल फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग, जब पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में करप्शन से बचने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी पैक्ट। ये एग्रीमेंट होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्टर और जो भी 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है उनके बीच में होता है कि वो ना ब्राइबरी करेंगी, ना कोल्यूजन करेंगी, ना एक्सटोर्शन करेंगी, और करप्ट प्रैक्टिस से बचेंगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस पे ध्यान रखती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद इंटीग्रिटी पैक्ट 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक $630 मिलियन की जो डील थी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, हमने 12 AW101 हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे, उसको ब्रीच ऑफ प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट उन्होंने जो ब्रीच किया था उसके लिए उसको कैंसिल कर दिया था। इंडिया वहाँ से इतने हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था, उसके बाद क्या किया इंडिया ने उसको कर दिया क्योंकि वो इंटीग्रिटी पैक्ट को ब्रीच कर रहा था, वो जो चीज़ थी। इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम इंटीग्रिटी पैक्ट रखते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, तो देखो करप्शन नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो करप्शन ही नहीं होगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, फेयर कंपटीशन होगा, ठीक है, इनोवेशन में मतलब फेयर कंपटीशन होगा, ब्राइबरी नहीं होगी, ठीक है, ब्राइबरी नहीं होगी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट में पब्लिक का, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ेगा, फेयरनेस बढ़ेगी प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो एम्पावर होगी, ताकि वो मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जब उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो सिविल सोसाइटी भी तो एम्पावर होगी, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होंगे, ठीक है, मतलब एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब आप लिख सकते हो हाई एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और इससे जो पब्लिक का ट्रस्ट क्या प्राइवेट सेक्टर का भी गवर्नमेंट में ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा। इंटरनेशनली भी हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी कि मतलब दे हर करप्शन फ्री एंड मतलब हमारे से और भी ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस इनएफिशिएंसी हो सकती है, हमारे काम लेट हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है, डिफ़िकल्टी ओवरसीज सप्लायर को लेने में हमारी डिफ़िकल्टी हो सकती है कि मतलब बाय चांस जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंटीग्रिटी पैक्ट को साइन ना करें, ये हो सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए डिसइंसेंटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट मतलब हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत सारे प्रोजेक्ट चले जाएं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनके पास ज़्यादा मनी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए डिसइंसेंटिव हो सकता है अगर इंटीग्रिटी पैक्ट साइन कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं बहुत ज़्यादा कि वो अपने वो ना करें, आरटीआई के अंदर उसको ना लाएं, ताकि क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बातें आ जाती है कि हम कौन से डिफेंस इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले हैं, उनमें इंटीग्रिटी पैक्ट होना। तो वही है, बहुत सारे इसमें इंटीग्रिटी पैक्ट में चैलेंजेस हैं। तो डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो 96% ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट कंप्लेंट PSU, हाँ इसने ये बोला कि 96% जो PSUs हैं वो फील करते हैं कि जो इंटीग्रिटी पैक्ट है उन्होंने पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है। 96% ऐसा फील करते हैं, और 100% ऐसा फील करते हैं कि विदाउट इंटीग्रिटी पैक्ट जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो बेटर नहीं होगी। अगर हम इंटीग्रिटी पैक्ट को हटा दें तो प्रोसेस सही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। 100% ये मानते हैं कि इंटीग्रिटी पैक्ट होना चाहिए, और 96% ये मानते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इससे मोर ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे किस में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में इंटीग्रिटी पैक्ट के। अब हमारा 6th क्वेश्चन,
आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो? वैसे ये करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन खुद ही करना होगा कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हो। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को पोज करो और इसको खुद पढ़ो। वी आर वट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट योर थिंक वट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लाइव दे ट्रैवल फार। इस स्टेटमेंट को आपको खुद को एक पेज लेना है, ठीक है। बाई चांस ऐसे आ जाए इस पर, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स इस पर ब्रेनस्टॉर्म करके लिखने हैं और फिर इसमें देखने कि आपके क्या क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। अपनी थिंकिंग पे ध्यान देने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। किस पे ध्यान देने के लिए बोला? देखो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, और उसके बाद इसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चीज़ कोई करवाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप खुद ही कर सकते हो और खुद ही देख सकते हो कि थॉट्स के बारे में आप क्या सोच सकते हो। आपके थॉट्स ठीक होने चाहिए, वर्ड्स नहीं, वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करो आप। अब आ जाते हैं इसके सेकंड में, क्या बोल रखा है? वर्च्यूज लाइज इन आवर पावर एंड सिमिलरली सो डज वाइस, बिकॉज वेयर इट इज़ इन आवर पावर टू एक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो विद इन आवर पावर टू नॉट टू एक्ट। अरिस्टोटल ने ऐसा बोला था। इस क्वेश्चन पे भी आप सोचो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करो पॉइंट्स और उसके बाद आप कोई भी पॉइंट्स लिखो, ठीक है। आप ये देखो, ये आप यहाँ पे पोज कर सकते हो और उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट इसका आंसर का ले सकते हो। पहले ये वाला और उसके बाद ये वाला, ठीक है। ये आपको खुद ही करना होगा। कोई सी भी स्टेटमेंट के बारे में आप किसी क्वेश्चन से पढ़ ही नहीं सकते, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का बोलना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसको आपको कोई नहीं करा सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 6 का सी भी है। इट मे बी एक्सपीडियंट बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट सम शुड हैव लेस इन ऑर्डर दैट अदर मे प्रोस्पर जॉन रोल्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपको खुद ही करनी होगी। जो भी थॉट्स वाले क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो किस कहीं से पढ़े ही नहीं जा सकते, वो खुद आपके थॉट्स आएंगे। एक दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, सोचो, सोचते रहो, पॉइंट्स लिखते रहो, सोचते रहो, पॉइंट लिखते रहो और उसके बाद आप देखो स्क्रीनशॉट में इन्होंने कैसे उसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी हमारा बोलता है किसके बारे में? केस स्टडीज़ के बारे में। 5 केस स्टडीज़ आती हैं, 7, 8, 9, 11, 10, 11, 12, शायद 6 केस स्टडीज़ आती हैं, ठीक है। 7 से शुरू हो गई हैं और उसके बाद कब तक चलेंगी? 12 तक चलेंगी। तो 6 केस स्टडी आती हैं, 6 क्वेश्चन, 6 केस स्टडीज़ काफ़ी आते हैं, ठीक है। केस स्टडीज़ में क्या है? आप डीएम हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत लो है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई है और मास वैक्सीनेशन करने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है। आप डीएम हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कुछ जो लोग हैं उन्होंने कुछ कंसर्न उठाए हैं अपने वैक्सीन के अगेंस्ट, ठीक है, और वो उसकी एफिकेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और कुछ तो ऐसा भी विस्पर कैंपेन चल गया है कि ये इम्पोर्टेंट करती हैं मेल्स को, ठीक है, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा वैक्सीनेशन गवर्नमेंट चला रही है। लोकल न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाँ, बीइंग अप्रूव्ड ऑफ मास वैक्सीनेशन इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ लास्ट फेज ऑफ ट्रायल। हाँ, इसमें ये हुआ कि लास्ट फेज ऑफ ट्रायल, मतलब लास्ट फेज ऑफ ट्रायल तो हुआ नहीं है और उससे पहले ही मतलब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी भी रिपोर्ट आ रही हैं। फर्दर कन्फ्यूजन है, एप्रीहेंशन है डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनिशिएशन है, एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी तो वही है, कुछ लोग करवा ही नहीं रहे हैं वैक्सीनेशन। तो आपको मतलब आपको केस समझ में आ गया होगा, कोविड वाला केस बता रखा है कि आप वहाँ के डीएम है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको वेरियस इश्यूज बताने हैं और आपका कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि आप क्या करोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ हैं? ट्रस्ट नहीं है लोगों को, लार्जर पब्लिक गुड, नीड ऑफ द आर है, मतलब आपको वैक्सीन लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोशल टेंशन है, रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, फेक न्यूज़, ठीक है। वल्नरेबिलिटी ऑफ पब्लिक का इशू है, क्योंकि वो लेस अवेयर हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिटरेसी की कमी है, जो भी प्रोपेगेंडा है वो उसके प्रे में आ रहे हैं। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये आपको लिखना है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन होगा सबसे पहला होगा टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। एज ए डीएम सीएमओ सबसे पहले हो सकता है कि वो पब्लिक में जाके वैक्सीनेशन ले लें, ठीक है। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स उनसे बात की जाए, फिर वही है सेकंड पब्लिक अवेयरनेस की जाए। सबसे पहले हो गया पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपने वैक्सीनेशन ले ली, उसके बाद आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हो। ऑथेंटिक डेटा से आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने जो भी चीज़ है उसको वो कर सकते हो। लोकल लीडर्स की आप सपोर्ट ले सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद आप रिवार्ड्स शुरू कर सकते हो, जो मतलब आप वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीन लगवाएगा उसको इतने का इनाम दिया जाएगा, ये भी आप शुरू कर सकते हो, जिससे कि लोगों का पब्लिक ट्रस्ट बने उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके बस यही है कि सिचुएशन में कोई सिंगल एक्शन आप नहीं ले सकते, कोई सिंगल एक्शन इनफ नहीं होगा। जितने भी ये चीज़ मेंशन है ये कोहेरेंट मैनर में होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, तभी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, कैंपेन है, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और मेन जो इसका इशू है वो है पब्लिक ट्रस्ट को गेन करना और एफर्ट करना उसी में। तो यही है कि
कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट में ज़रूर होना चाहिए, मेन चीज़ है। और आप जो है कनेक्टिंग लिंक हैं पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, तो आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस ट्रस्ट को मेंटेन करने की। तो वही चीज़ है, यही आपको करना होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन इन्होंने बता दिया है और इन्होंने बता दिया कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। हमारा 7th क्वेश्चन हो जाता है, आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। देयर वॉज एन इंसिडेंट एट ए कंपनी वेयर इन ए फायर ब्रोक आउट, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगी, फायर ब्रोक आउट होगी, बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई हैं। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में आया कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड बाय स्टैंडर्ड विटनेस स्पेसिफाइड दैट द कंपनी हैड टेकन ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड द मैनेजमेंट वाज नॉट एट फॉल्ट। उसने बोला कि मैनेजमेंट फॉल्ट में नहीं थी, जो वहाँ पे खड़े थे लोग। लेकिन लिटिगेशन में सेम एम्प्लॉयज ने आइडेंटिफाई किया एज विटनेस एंड डिस्पोजिशन, द सेम एम्प्लॉय वाज आइडेंटिफाइड एज विटनेस एंड हिज डिस्पोजिशन वाज टू बी टेकन। अच्छा, द इशू इज नाउ इन कोर्ट, अभी इशू कोर्ट में है। आप सीनियर मैनेजर हो कंपनी के, और वही जो एम्प्लॉय को आप कोर्ट में लेके जा रहे हो और रास्ते में एम्प्लॉय बताता है कि उसने वहाँ पे झूठ बोला था, कंपनी ही मेन दोषी है, कंपनी ही दोषी है, कंपनी की पूरी गलती है और किसी की गलती नहीं है। तो आपको यहाँ पे इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं और मीजर्स बताने हैं। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ है कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप एक कंपनी के सीनियर मैनेजर और कोई आपको रास्ते में बताता है कि वहाँ पे बोलता है कि नहीं कंपनी का दोष नहीं है, और रास्ते में आके बोलता है नहीं कंपनी का दोष है, और वो जज के सामने बोल सकता है। तो आपके मन में इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में। प्रोफेशनल एथिक्स आपके बोलेंगे कि ये मतलब ये शायद वहाँ पे जाके कंपनी की रेपुटेशन को ख़राब ना करे, ना बताए, ठीक है। और पर्सनल एथिक्स आपके क्या बोल रहे हैं, नहीं अगर ये सच बोलना चाहता है तो बोल सकता है। उसके बाद अगर वो जो विटनेस है, अगर वो मतलब वहाँ पे उसने कुछ बोला और गाड़ी में कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी पे आपको शक हो सकता है। क्रेडिबिलिटी एक इशू हो सकता है, मान लो वो अब झूठ बोल रहा हो, पहले उसने झूठ ना बोला हो, ठीक है। उसके बाद इसके बाद डायलेमा क्या हो सकता है, हार्म को एसेस करना टू द कॉज ऑफ जस्टिस। बाई चांस अगर उस कंपनी में लोगों को ज़्यादा हार्म हुआ है एज़ कम्पेयर टू योर, तो उस चीज़ को आपको वो डायलेमा में होगा कि आप किसका साथ दो, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन का इशू आ सकता है, अगर आप उसको उठाते हो तो कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहले देखो, उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं सबसे पहले विटनेस से फेमिलराइज होऊंगा, ठीक है, कि वो नर्वस तो नहीं फील कर रहा और पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं फील कर रहा, ठीक है। फिर मैं उसको काम करूँगा। उसने बोला कि सेकंड होगा कि मैं उससे काम करूँगा, उसको बोलूँगा कि केवल सच बोलो। तीसरा क्या होगा कि वो स्टेटमेंट्स क्यों चेंज कर रहा है, उससे रीज़न पूछूंगा, ठीक है, मतलब क्यों झूठ बोल रहा है बार बार में, उसको पूछूंगा। अगर वो बाई चांस कि बिना किसी प्रेशर के ही ऐसे ही अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहा है, तो वही है, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट या अनक्लियर रिस्पॉन्सेज के लिए मैं उसको वॉर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि आप जस्टिस के साथ इंटरफेयर कर सकते हो, कि या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप इस प्रोसेस से बाहर निकल सकते हो, खुद को बाहर निकाल सकते हो, कि वो खुद ही श्योर नहीं है कि क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, विटनेस का क्रेडिबिलिटी असेसमेंट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया जा सकता है। अगर बाई चांस वो गलती, मतलब अगर वो सही बोल रहा है, अगर कंपनी के अगेंस्ट में केस जा रहा है, उसने सब सच सच बताया, तो हो कि कंपनी को फिर कंपनसेशन के लिए भी हो सकता है कि कंपनी उतना कंपनसेशन दे जो भी जिनको भी हार्म हुआ है। आई वुड रिकमेंड स्पेशल कंपनसेशन फॉर अफेक्टेड पार्टीज इन एडिशन टू पेनल्टी और पनिशमेंट। जो कोर्ट देगा वो तो करेंगे, साथ में उनको स्पेशल कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ तो आई कैन डू दैट, ठीक है। तो ये मेरी ड्यूटी होगी कि मेरे प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है वो जस्टिस डिलीवरी में ना आए, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है कंपनी के लिए वो काम ना आए, ठीक है, वो बीच में बाधा ना बने। जस्टिस डिलीवरी में जस्टिस होना चाहिए, वेदर वो हमारी कंपनी के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। तो ये जो स्टेप्स हैं ये मेरे को इंश्योर करेंगे कि कोई ट्रांसग्रेशन नहीं होना चाहिए इसके खिलाफ, ठीक है। तो वही चीज़ है, इश्यूज़ आपको बताने हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं और आप क्या करोगे, मेन चीज़ के स्टडीज़ में वही होती है, ठीक है। इसमें देखो कितने सारे एक्शन उसने लिए हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन रेशियल ग्राउंड्स पे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो इंडिया में है, उसको कलर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वैसा ही माना गया है। बहुत सारे जो इंडियंस है वो वाइट स्किन टोन से क्या है, ऑब्सेस्ड हैं। मैट्रिमोनियल एड्स में उसको निकालते हैं, वाइटनिंग क्रीम्स जो एड्स में दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो। हाँ, तो इसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट से जो पीपल हैं वो फ्रीक्वेंट रेशियल एब्यूज़ को फील कर रहे हैं और बहुत सारे डेरोगेटरी नेम उनको दिए जाते हैं। More it is considered a very serious issue as anti-discrimination law in India are not stringent enough to deal with the hate crimes associated with racism। तो आपको बताना है एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व हैं इसमें, और
आपको अगर आपको प्लान बनाना हो हेट क्राइम्स के बारे में तो आपके सजेशंस क्या होंगे? तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ मना है, किसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लॉज को बता सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, SC/ST लॉज, इक्वल रिम्यूनरेशन, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, ये सारे जो हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो नहीं करते हैं। एथिकल इश्यूज़ यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो वायलेट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड डिग्निटी, मतलब आर्टिकल जो 21 है वो वायलेट हो रहा है। उसके बाद रेसिज्म इन सोसाइटी में आना, वो काफ़ी बुरा इंप्रेशन है, ठीक है। और जो भी किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं उनके खिलाफ जो अनवांटेड फियर और एंजाइटी है वो आ रही है, ठीक है, ये इशू है। और रेसिज्म से क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट विक्टिम के ग्रुप की रुक जाती है, ठीक है। गिटोज ऑफ विक्टिम कम्युनिटी हो जाता है, उनसे कोई बात नहीं करता। सोशल फैब्रिक उससे डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। हेट क्राइम्स उनके अगेंस्ट हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं कि वो रिपोर्ट भी नहीं हो सकते। जिनोसाइड उनका हो सकता है, मैसेकर हो सकता है, ये चीज़ें वहाँ पे हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दे सकते हो जैसा अगर हुआ हो, ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो केसेस हैं वो बैड रिपोर्ट लाएंगे कंट्री के लिए। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो इसमें हैं। इसके बाद क्या किया जा सकता है? ठीक है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले चीज़ होगी डेटा कलेक्शन की, मतलब कितने डेटा कलेक्शन, मतलब किसी भी फैक्ट के बारे में हो सकता है। उसके बाद लीगल एक्शन जो ऐसा कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हो सकता है। उसके बाद नेशनल स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप पब्लिक पॉलिसी के टाइम पे सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हो तो नेशनल स्ट्रेटजी या फिर एक्शन प्लान को भी बना सकते हो। अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जनरल पब्लिक के लेवल पे चलाए जा सकते हैं। मीडिया को सेंसिटाइज किया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। NGO सिविल सोसाइटी को वो एक्टिव हो सकते हैं। कौन? NGO और सिविल सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी से मतलब बात करें और कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करवाएं। तो भैया रेसिज्म इन इंडिया जिस क्राउडेड रियलिटी, एक रियलिटी है। और फेयर स्किन के लिए ऑब्सेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट क्राइम भी होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें करेंगे जिससे कि ये सब रुक जाए और मतलब कंट्री जो है एक बैड रिपोर्ट से बच जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, तो इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो रेसिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। आप क्या क्या करोगे ये आपने दिखा, डेटा कलेक्शन, लीगल एक्शन, नेशनल स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, अफर्मेटिव एक्शन, सेंसिटाइजेशन, मीडिया, NGO एंड सिविल सोसाइटी। तो देखो इसमें 2 ही चीज़ें मेन है। और इसमें एक और चीज़ आती है कि शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व, शेयर होल्डर्स होता है, स्टेक होल्डर्स, सॉरी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व आता है इसमें, ठीक है। एक आता है इसमें सबसे स्टार्टिंग में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इश्यूज हैं या फिर डायलेमा है, ठीक है। और थर्ड आता है इसमें आप क्या क्या एक्शन लोगे, और जो भी एक्शन लोगे हो सकता है उसका मेरिट हो या डीमेरिट हो, और फिर आप उसको कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इतना बड़ा आंसर होता है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं एथिक्स के आंसर में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है? It is highly coveted line of consumer electronic. A multinational company A has a cult following among loyal consumers and make profit of crores of rupees. Recently, a report by an international NGO has highlighted that in some overseas production center of company, the working conditions are hazardous for the labor, which include children. In some centers, the international environment standards are also flouted. The company's global head has defended their position by saying that they have little control over कौन? कंपनी के ग्लोबल हेड, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द एंटायर सप्लाई चेन ड्यू टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वो इन्फॉर्मेशन पे बताना है कि व्हाट डू यू थिंक कंपनी ए शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल लैप्सेस, क्या कंपनी ए रिस्पॉन्सिबल है एथिकल लैप्सेस के लिए, और शुड कस्टमर बी एक्सपेक्टेड टू टेक इनटू अकाउंट द एथिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंपनी व्हाइल मेकिंग परचेजेस गिवन रीजन। अच्छा, क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी चीज़ क्या कस्टमर्स को ये देखना चाहिए कि कंपनी जो उसमें उसका सामान नहीं खरीदना चाहिए, वो चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले इसमें बोला गया कि यस कंपनी ए को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। क्या क्या रीज़न है? सबसे पहले तो वो इतने बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स बना रही है। दूसरी, वो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करने की कि उसकी जो कंपनी है उसमें जो भी वर्किंग कंडीशन है वो सेफ हो, चिल्ड्रंस उसमें एम्प्लॉयड ना हो, ठीक है। ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है, ठीक है। और उसके बाद अपनी ड्यूटी से वो भाग रही है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कंपनी भाग रही है। उसने बोला कि रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी ए की इंश्योर करना कि बेसिक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन लेबर कंडीशंस प्रिवेल हों उसकी कंपनी में, उसके जहाँ भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें। ये तो बहुत गलत एग्जांपल है कि प्रोडक्शन प्रोसेस आपके इंटरनेशनल, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं उनको ऐसा लेना चाहिए
अगर कस्टमर ऐसा लेते हैं कि मतलब जो भी कंपनी ऐसा करती है, अगर उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं तो ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर कंपनीज की वो गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इन्वायरमेंटल जो लॉज है उनको फॉलो करेगी अगर उसके कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, ठीक है। और इससे वो एथिकली अपने बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। केवल प्रॉफिट के लिए नहीं अर्न करेंगे, उनके कुछ मॉरल स्टैंडर्ड भी होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। और कंज्यूमरिज्म के टाइम पे अगर कस्टमर अवेयर होंगे इन सब इश्यूज़ के बारे में तो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स का वो एक एग्जांपल दे रहे हैं। कस्टमर क्या होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन होने चाहिए, वेदर कंपनी कहीं की भी हो, वो कहीं पे भी गलत प्रैक्टिसेस कर रही हो, अगर वो कर रही है तो उसका सामान ना खरीदा जाए, उसको बॉयकॉट किया जाए, तभी वो जो कंपनी है उस पर एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब। तो वही है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबको फिजिकल और इमोशनली सेफ वर्क प्लेस चाहिए काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करे। हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। और किसी भी कॉरपोरेशन की ये ड्यूटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे और अपने एम्प्लॉयज़ को डिग्निफाइड लाइफ दे, ठीक है, डिग्निफाइड वर्क प्लेस दे। और दिस शुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड बाई द कस्टमर्स टू डिमांड द प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली यूज दैम। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कस्टमर्स की भी बन जाती है कि वो जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो कंपनी सामान बना रही है वो अच्छी प्रैक्टिस से उस सामान को बनाए, ठीक है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस वहाँ पे यूज़ ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स गैम्बलिंग एंड बैटिंग टुगेदर वाइल इलीगल हैव इवॉल्व्ड इनटू मल्टी बिलियन डॉलर। उसने बोला कि गैम्बलिंग और बैटिंग जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है इंडिया में, और 60 बिलियन के आसपास मतलब लगभग उसका एस्टिमेट जा रहा है। और ये भी स्ट्रेच किया जा सकता है कि अगर हम गैम्बलिंग और बैटिंग को लीगल बना देते हैं तो बहुत सारे इश्यूज से सॉल्व हो जाएंगे और गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है वो इंक्रीज़ होगा। इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है और इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बैटिंग और गैम्बलिंग का आप लिख सकते हो, ठीक है। बैटिंग और गैम्बलिंग का कि कहाँ कैसा है। बैटिंग और गैम्बलिंग क्या होता है, एक्शन ऑफ गैम्बलिंग मनी ऑन आउटकम ऑफ रेस गेम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, उसको बोलते हैं बैटिंग। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ये लॉ है इसके लिए, कोई स्पेसिफिक, हाँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है, केवल पब्लिक मतलब जो फिजिकल गैम्बलिंग है उसके लिए एक लॉ है, ठीक है। स्पोर्ट्स में बैटिंग इलीगल है एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग में इलीगल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगह तो लीगल भी कर दी गई है बैटिंग और गैम्बलिंग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, यहाँ पे क्या कर दी गई है, लीगलाइज्ड, रेगुलेटेड है, ठीक है। हाँ, रिगार्डलेस इसने बोला है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जो जिसने भी आंसर लिखा उसने बोला है कि रिगार्डलेस ऑफ द इशू आई सपोर्ट लीगलाइजिंग बैटिंग, लीगल होनी चाहिए। क्यों, सबसे पहले तो रिवेन्यू सोर्स होगा गवर्नमेंट के लिए, अगर उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज़ पे चेक हो सकता है, ठीक है। अगर उसको लीगल कर देते हैं तो उसका चेक भी तो होगा, वो गलत तरीके से नहीं कमाएंगे तो गवर्नमेंट का एक्सचेकर बढ़ेगा, लोन शार्किंग प्रिवेंट होगी, बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होगा, पार ट्रीटमेंट होगा। और इनको अपोज किस कांड से किया जा रहा है, वही है जस्टिस लोधा कमेटी ऑल्सो रिकमेंड लीगलाइजेशन ऑफ बैटिंग इन क्रिकेट। लोधा कमेटी ने भी ऐसा बोला, ये आप उस अपने आर्गूमेंट को इससे सपोर्ट कर सकते हो, गैम्बलिंग और बैटिंग को, ठीक है, इससे वो कर सकते हो। अपोज क्यों हो रहा है, क्योंकि इट विल एक्सपोज एंड एक्सप्लॉइट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करेगी, एक्सपोज करेगी और एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है। इनइक्वालिटी, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो सोसाइटी में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एडवर्स इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक स्टेट पे, पर्सनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे। मोरल वैल्यूज़ का, सोशल वैल्यूज़ का जो है, मेनली जो मोरल वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो बैटिंग और गैम्बलिंग को गलत मानती हैं, तो हमारी मतलब उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो जाएंगे, लॉज और एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट में हो जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो वही है। एक बेशक से गैम्बलिंग और बैटिंग का एक लार्जर सोशल इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, एक इकोनॉमिक रियल्म से हम सोच सकते हैं, लेकिन लीगल करना काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन से होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन होना चाहिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स अप्रोच इसमें यूज़ की जा सकती है, केवल रिवेन्यू के इम्पैक्ट से हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें मोरालिटी और एथिक्स को भी इसमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोलता है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड सर्टेन लेजिस्लेशंस व्हिच हैव लेड टू लार्ज स्केल प्रोटेस्ट फ्रॉम वेरियस फार्मर्स एंड ट्रेड यूनियंस बॉडीज इन द कंट्री। दिस प्रोटेस्ट हैज़ विटनेस्ड वेरियस इवेंट्स सच एज ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है उसके खिलाफ हो रहा है, रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, मास वेस्टिंग ऑफ क्रॉप किया जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को जो फार्मर्स हैं वो बोल रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट है, गवर्नमेंट जो है वो केवल कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, किसी का कोई कंक्रीट व्यू नहीं है, और जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बताने हैं, उनके इंटरेस्ट बताने हैं, एथिकल इश्यूज़ बताने हैं, और क्या टैकल करने के लिए किया जाना है वो बताना है।
ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सबसे पहले तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। और मेन इशू है कि जो फार्मर्स है वो बोल रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए लॉ बनाए जाने हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? फार्मर्स, ट्रेड यूनियंस, सिटीजन्स, कॉर्पोरेशंस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और सिविल सोसाइटीज़, ठीक है। ये सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं। फार्मर्स क्या है? क्योंकि जो लॉ बनाए हैं वो उनको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ट्रेड यूनियंस क्या है? ट्रेड यूनियंस जो है फार्मर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, लेबर्स और फार्मर्स को, तो वो उनके लिए बार्गेनिंग करेंगी, उनका ये इंटरेस्ट है। सिटीजन्स, लोकल सिटीजन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी हार्मनी, पीस एंड हार्मनी जा रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। कॉर्पोरेशंस क्या है? वही है, कॉर्पोरेशन तो इसीलिए ना कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि उन्हीं के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या बोलती हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आएंगी। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट क्योंकि जो ये है लार्ज स्केल पे हो रहा है, गवर्नमेंट एक्शन तो नीडेड ही है, डिस्कम्फर्ट लोगों को ना हो, ठीक है। सिविल सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी किस लिए? क्योंकि इश्यूज डिवाइडेड हैं, बहुत सारे मतलब जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, कुछ एंटी फार्मर मान रहे हैं, कुछ उसको बोलते हैं नीड ऑफ द आर है ये जो लॉज बनाए गए हैं, तो वही सिविल सोसाइटी आ जाती है वहाँ पे। तो वेरियस स्टेक होल्डर बता दिए, उनके इश्यूज़ मतलब वो उनके क्या क्या इंटरेस्ट है हमने वो बता दिए, इश्यूज़ या फिर इंटरेस्ट आप उसको बोल सकते हो, जो उनमें इश्यूज़ या इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे वो हमने बता दिए, ठीक है। तो फिर आप बोल सकते हो कि हर एक को राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट के भी अपने कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्या उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, उनके क्या होते हैं? लॉबीज बना लेते हैं, तो उनके क्या होते हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इशू आता है वो आता है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, समटाइम्स जो अपोजिशन पार्टी हैं वो लोगों को बहका के और ऐसा चीज़ें करवाती हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। फॉलोइंग आवर कंसाइंस, तो जो प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है? नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी में हो सकता है, ठीक है। कंसिडरिंग वर्च्यू एथिक्स, कंसिडरिंग वर्च्यू एथिक्स, वन मस्ट कंसिडर वर्च्यू एथिक्स टू थिंक, मतलब वही है कि उनके जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या उससे वर्च्यू एथिक्स को कुछ फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि यस एवरी सिटीजन का राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, लेकिन ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं उनके भी एथिकल कंसर्न्स होते हैं। मोरालिटी, एथिक्स, कंसाइंस, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? सबसे पहले तो पीसफुल डायलॉग उनके साथ किया जा सकता है, सेंसिटाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उनको बोला जा सकता है कि आपको फंडामेंटल राइट जो दूसरे के हैं उसको आपको वोलेट नहीं करना है, पीसफुल मीन से आप कर सकते हो। गांधी जी का आइडिया आप कर सकते हो। गांधी जी ने हमें सिखाया कि परसिवरेंस एंड नॉन वायलेंस डिमांड्स एंड कंसर्न कुड बी वॉइस्ड विदाउट कॉजिंग डिसहार्मनी इन दिस सोसाइटी, कि आप अपने कंसर्न उठा सकते हो। इसके बाद क्या हो सकता है? अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप क्या सकते हो? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। नहीं तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। तो देखो आपके 12 जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे लेक्चर से बने रहो, अभी प्री के लेक्चर्स आने वाले हैं एंड आई बेट टू यू कि अगर आप केवल और केवल प्री के हमारे लेक्चर्स देख के चले जाओगे ना तो नो वन कैन स्टॉप यू इन सिलेक्शन, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि वही क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं से घुमा के वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और आप एक बार मतलब मैं तो कहूँ जो प्री वाले जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं ना, लास्ट ईयर के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद पहले वो वाली सीरीज़ देखो और उसके बाद मेरी ये वाली सीरीज़ देखना, ठीक है। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो, ठीक है। इतना तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल क्वेश्चंस के थ्रू ही आपकी पूरी बुक को पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।